जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो एनसीईआरटी वाली जो अपनी सीरीज चल रही थी, तो छठी क्लास की पॉलिटी का ये चैप्टर 4 है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो कौन कौन से तत्व हमारे लोकतांत्रिक सरकार के हो सकें वो इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होता होगा, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ते हैं। माया एक इन्होंने कैरेक्टर लिया है। तो ये माया जो है ये दक्षिण अफ्रीका में रहती है। ठीक है, तो वो बता रही है अपनी कुछ कहानियाँ शेयर कर रही है। दक्षिण अफ्रीका मेरा ठीक। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय लोग। ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका जो है वहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, काले, सफ़ेद, सांवले, गोरे। ठीक है, जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। ठीक है, जोहान्सबर्ग तो दक्षिण अफ्रीका में है जोहान्सबर्ग। माया नायडू, माया नायडू, नायडू तो अपने उनके भारत के अंदर भी जो साउथ इलाका है, साउथ इंडिया वाला, उसमें सरनेम होता है नायडू। मूवीज़ वगैरह में चंद्रबाबू नायडू या इस तरीके के जो नाम हैं। खैर, तो उसे एक रजिस्टर, स्क्रैप बुक मिला। उसे एक रजिस्टर मिला, स्क्रैप बुक, जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन था। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा भाई क्यों गोली मार दी, तो कोई एक बच्चा था हेक्टर पीटरसन, उसको वहाँ पुलिस ने गोली मार दी। ठीक है, तो उसकी खबर छप रही होगी अखबार में। तो ये उसे माया को बड़ा झटका सा लगा, भाई ऐसे लड़के को पुलिस ने गोली क्यों मार दी। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। बिल्कुल, जो दक्षिण अफ्रीका है वह पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थीं। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि भाई ऐसा भी कुछ पहले होता था या हुआ करता था। ये बैठी माया, माया नायडू, और ये उसकी मम्मी है। ये अपनी मम्मी से पूछ रही है कि ऐसा क्या क्या हुआ भाई। ठीक है, जोहान्सबर्ग में उसे अपने कानों पर यकीन ही ना हो रहा। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग हुए रहे, अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग अलग हुए रहीं। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित हुए रहीं, जबकि जो अश्वेत लोग हुए वो गाड़ियाँ थी उनकी जो वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं गाड़ियों के अंदर। उनके लिए रेल और बसें अलग अलग हुए रहीं। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग अलग हुए रहे। इतना ज़्यादा भेदभाव। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। जो अश्वेत लोग थे, देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिल गई। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाया रहा। उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसमें
भारतीय भी शामिल। देखना, अश्वेत लोग और भारतीयों को श्वेतों के बराबर नहीं माना जाता था, उन्हें जो है भेदभाव करा जावे उनके गैल। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं का रहने वाला था। कौन सा दक्षिण पश्चिमी हिस्सा था, वहाँ पे एक शहर था सोवेटो, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ अश्वेत लोग ही रहे भैया, काले लोग। तो वहीं पर यू हेक्टर पीटरसन जो है, ये लड़का वहीं रह गया। तो वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकान्स भाषा बोलते थे, जो वहाँ के सफ़ेद लोग थे। कहाँ के? दक्षिण पश्चिमी हिस्से के सोवेटो अफ्रीकान्स भाषा बोले करे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। जो हेक्टर हुआ और जो अन्य स्कूल के अन्य विद्यार्थी हैं, उनको भैया ज़बरदस्ती के भाई तू बोल क्या, ये हमारी अफ्रीकान्स भाषा बोल, इसे सीख, ज़बरदस्ती है भाई। तो आगे कह रहा है, जबकि वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। तो जो हेक्टर था, यू हेक्टर इस पे वो अपनी उसकी भाषा थी, अपनी जो उसकी भाषा वो थी जूलू, और जो श्वेत लोग बोले वो भैया अफ्रीकान्स थी। तो जो श्वेत लोग हैं वो कह रहे भैया हमारी भाषा तुम सीखो, ठीक है। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकान से सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसा दी। बिल्कुल जलियांवाला बाग की तरह हो गया ये तो। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह घटना 16 जून 1976 की घटना है। हेक्टर को जो गोली मारी गई थी 16 जून 1976 की। अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, बहुत लंबे समय तक। जो अफ्रीका के राष्ट्रीय कांग्रेस और जाने माने नेता थे नेल्सन मंडेला जी, उन्होंने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तब से सभी प्रजातियों को बराबर माना जाने लगा। लोकतंत्र बनने के बाद में सभी प्रजातियों को बराबर माना जाने लगा। आगे देखो, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या महत्व है, क्या मतलब है। आ जाओ भाई। भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय करते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुने कर हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेकर हैं। यह मान कर चला जाता है कि भाई प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतें और मांगों को ध्यान में रखे करें। कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा करो। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत हुई करे भाई, बताओ। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, तो निर्धारित समय के बाद चुनाव होने की ज़रूरत इसलिए होएगी क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है भाई चुनना। तुमने 5 साल किसी को चुना, अभी थोड़ी तुम ज़िंदगी भर के लिए एक बार बिठा दो, उसका मन बदल जाएगा। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं लोग। भाई लोकतंत्र में जो जनता है, जो प्रजा है, वो अपनी ताकत को महसूस करती है और चुनाव के वक्त में बताती है नेताओं को कि भाई तुम हमारे द्वारा चुने गए, हमारे ही लिए काम करने वाले लोग हो, हम राजा हैं और तुम हमारे नौकर हो। ये मतलब एक तरह से आत्मविश्वास या अपनी ताकत महसूस कराना। हालांकि ऐसा वास्तविकता में नहीं होता, वास्तविकता तो इससे कोसों दूर है, पर लोकतंत्र का मतलब तो यही है। इसमें गलती नेताओं की नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, एक मेरा मित्र है, वो 3 भाई हैं, 3 भाई बहन है, मतलब 2 भाई हैं 1 बहन है। तो उसके गांव में एक परिवार है, उसमें एक व्यक्ति के 12 बच्चे हैं। अब आप लगा लो, एक व्यक्ति के
12 बच्चे। अब ये 12 बच्चे जो हैं वो आगे और 10-12 बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है। और जो मेरा मित्र है वो कहेगा भैया ये उसके 3 हैं, तो वह आगे को एक एक ही करेंगे तो 3 ही बने। यहाँ 12 12 बार में 144 हो जाएंगे, फिर आगे हो। अब लगा लो कितनी जनसंख्या। अब यूँ जो मेरा दोस्त है या मैं हूँ या आप हो या हम लोग हैं, हम गए भैया रोड पे हमें मिला जाम, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो छोटा सा है, जनसंख्या बड़ी, आम दिन की बात कर रहा हूँ मैं, आम बहुत जाम, धूप हो रही है और इस बंदे को या हमें रोड पे धूप में गर्मी में सड़ना पड़ा। किसकी वजह से सड़ना पड़ा? इन चमन और मतलब सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा लेकिन मेरे मुंह से गाली निकल रही है, इन चमन चूतियाओं की वजह से इस बंदे को भी सफ़र करना पड़ा, और जो अन्य हम तुम जैसे लोग भी सफ़र कर रहे हैं। किसकी वजह से? इसमें सरकार की क्या गलती? अगर कोई व्यक्ति अपने घर में बच्चा बनाने की फैक्ट्री लगा लेगा तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा। अब खैर ये बहुत लंबा टॉपिक है, अपने कंटेंट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है, ठीक है। भागीदारी के अन्य तरीके, भाई और भी अन्य तरीके हुए करें। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होएगा। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों को और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। सरकार जो भी कार्य करेगी उसमें रुचि लें और उसकी आलोचना भी करें। इस तरीके से, मतलब पक्ष और विपक्ष के बारे में बातें करेंगे लोग, तो उस तरीके से लोग भी अपनी भागीदारी निभाएंगे, ठीक है। यूँ क्या कह रही है भाई, यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है? किसके विषय में? पानी लेने के लिए लाइन लग रही है, अच्छा ठीक है। एक उदाहरण उसने दिया है। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकालने और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन अंततः उन्हें लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। अब करके देख लो पहले ज़माने की बात हो रही, अब करके देख लो। हमें किस्सा सुनने, चलो मैं अभी इस क्लास को करवा दूँ, इस चैप्टर को, फिर बताऊँगा वो किस्सा। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकें और सरकार को यह समझा सकें कि भाई उसे क्या कार्यवाही करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं हैं उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अखबार भी, पत्रिकाएं मतलब न्यूज़ चैनल। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। मतलब जनता को अपनी आवाज़, सरकार ने कोई निर्णय लिया और वह निर्णय सही है या गलत है जनता के लिए, तो जनता को अपनी आवाज़ उठाने के लिए इस तरह के कुछ हड़ताल या धरना प्रदर्शन वगैरह करने पड़ते हैं। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं, वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। और इससे हमें यह समझने में भी मदद मिलेगी कि भाई हमारी सरकार कैसे काम कर रही है। विवादों का समाधान,
आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह का विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। मतलब एक समूह जो विरोध कर रहा है सरकार का या किसी एक दूसरे समूह का, तो उसको रोकने के लिए हमें बल का इस्तेमाल करना है। माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? कैसे? मेंस में बन सकता है ये क्वेश्चन, मेंस में बिल्कुल बन सकता है। अब क्योंकि ये कहानी नहीं है वास्तविक रूप में, ऐसा वास्तव में हुआ होगा तो हो सकता है मेंस में बन जाए। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगेगा कि भाई उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। कितना मतलब पढ़ने में कितना बढ़िया सा लगा है ना कि यार देखो कितना बढ़िया सिस्टम है, इतना बढ़िया मैनेज ढंग से सिस्टम बनाया गया है, लोकतंत्र, संविधान, ये सब फलाना ढिमकना, कितना बढ़िया देश चलेगा। लेकिन जब हम वास्तविक रूप में देखेंगे तो कुछ दूर दूर तक ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हमें। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और ये समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। जो धार्मिक जुलूस निकाले गए, उत्सव हुए, कई बार ये समस्या का कारण बने कर बिल्कुल। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जावे। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा भी रहे। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाया करें, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे भाई। कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश भी कर करें। वो एक दूसरे के धर्म के आधार पर कुछ दंगे भड़काने हों तब ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसमें हालांकि वो लोग नहीं होते, वो बाहरी जो है असामाजिक तत्व यहाँ होंगे जो वहाँ पे जो है किसी नेता या किसी के भड़काने पे दंगे भड़काए देख रहे हैं। सरकार खासकर पुलिस अच्छा ये जो दंगे भड़के हैं इसमें भी देखो जनसंख्या वृद्धि का कितना बड़ा योगदान है। यदि लिमिटेड जनसंख्या होगी देश की तो दंगे भड़काने के लिए, नेताओं की रैलियों के लिए या ये सब काम के लिए भीड़ ही नहीं मिलेगी। जब भीड़ ही नहीं मिलेगी, सब लोग अपना अपना काम करने में बिजी रहेंगे, तो आप देखो ना तो आरक्षण की कोई समस्या होगी जो कि आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, ना ही कोई जातिवादी समस्या बचेगी, कोई समस्या नहीं बचेगी अगर एक जनसंख्या वाला मुद्दा जो है निबट जाए। कोई धर्म, कोई जाति से रिलेटेड दंगे बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि दंगे होते हैं भीड़ में। जब भीड़ ही कम हो जाएगी तो दंगे अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है, और आरक्षण का मुद्दा जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भीड़ कम होगी तो लिमिटेड जो नौकरियां होंगी वो लगभग सभी को नौकरियां मिल जाएंगी। और जब नौकरी मिल ही जाएगी तो आरक्षण से किसी को ना कोई शिकायत, ना कोई फेवर, ना कोई अनफेवर, ना इसका फ़ायदा, ना कोई नुकसान गिनवाएगा, क्योंकि सभी लोग बिजी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, पुलिस ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करे। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की हुई करे कि भाई आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। कितनी प्यारी बात लिख रही है ना, कितनी सुंदर। तो पढ़ के ऐसा लगता है ना भाई भारतीय के संविधान में ऐसे ऐसे नियम कानून दिए गए, सभी को मानना पड़े भाई, चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे वो कोई लोग हों, चाहे कोई भी हो, सभी। लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो क्या ऐसा वास्तव में होता है? नहीं होता। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाया करें। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरे करे उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जावे। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी नदी, उसके पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में
सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णराजासागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में जो है वहाँ सिंचाई का काम में आया करे है कर्नाटक में। ठीक है, इस पानी में से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी हो करे, बेंगलुरु की भी या इसी से पूरी होंगी। तमिलनाडु के मेटूर बांध से भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई भी हुई करे, तमिलनाडु में भी और कर्नाटक में भी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। ठीक है, देखो ये रही। पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है। ठीक है, चलो भैया आगे आ जाओ। अरे हो जा लाला। हाँ, दोनों के दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, कर्नाटक का कृष्णराजासागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन बन सके इनसे। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सके जब कृष्णसागर बांध से पानी छोड़ा जाए। बिल्कुल सही बात है भाई, ऊपर से छोड़ेंगे जब ही नीचे भरा जाएगा। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी भी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न हो जाएगा, तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। आगे देखो, समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है। उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। क्या यह है? वास्तविक रूप में देखा जाए तो इस लाइन का, इन 2-3 लाइनों का वास्तविकता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। न्यायालय न्याय करने के लिए नहीं बैठे हैं, न्यायालय सिर्फ मजे लेने के लिए बैठे हैं। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर अंबेडकर की कहानी में क्या स्पर्शता के व्यवहार से समानता के विचार को ठेस पहुंची? आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकेगा कि जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान भी करे जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करें। भाई साहब, सफ़ेद झूठ, लड़कों की देखभाल लड़कियों से ज़्यादा हुआ है भाई। कुछ भी यार, NCERT भी, मतलब इसका मतलब यह है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान भी किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप, सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फ़ीस ख़त्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। आपके अनुसार फ़ीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए। इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की? क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे? जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया? तो ये हमारा ये वाला चैप्टर हो गया ख़त्म। ठीक है, इससे आगे का अगली वीडियो में बताते हैं, चैप्टर 5 से। ठीक, जय हिंद, धन्यवाद।